गाइस, अगर आपको अपनी मैरिज के बारे में समझना है तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे अपने चार्ट को लेके, तो वो आपके 7th हाउस को देखेंगे। जिस ईयर में आप जाते हो, जिस मंथ में आप जाते हो, एस्ट्रोलॉजर करते क्या है कि एक ट्रांजिट की बुक अपने पास रखते हैं। एक ट्रांजिट को बड़े पेपर पे बना के रखते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसका सप्तमेश 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो देखेंगे क्या इस समय ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट 12th हाउस में गोचर कर रहा है, और जैसा वो गोचर कर रहा होगा, जैसे उस प्लैनेट की प्रवृत्ति और प्रकृति होगी, उस तरह के प्रेडिक्शंस वो आपको उठा के दे देंगे कि भाई ऐसे ऐसे पर्सन आपको मिल सकता है इस ईयर के अंदर, ऐसे विवाह के संबंध या चांसेस बन सकते हैं, और आपको विवाह की तलाश इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करनी चाहिए, और अगर उसे मैनिफेस्ट करना है या उपाय करने हैं तो इस प्लैनेट के उपाय आप कर लीजिए। अब ये होता कैसे है, इस सिस्टम को आप कैसे समझ पाएंगे कि आप एक कॉस्मिक मैन का चार्ट बनाइए, काल पुरुष कुंडली बना लीजिए। सिंपल टर्म्स मीन्स काल पुरुष कुंडली कॉस्मिक मैन की एक कुंडली होती है। जो भी ट्रांजिट वहाँ पे हो रहा होता है वो आपके जीवन के उस एरिया को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। जैसे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि शनि महाराज काल पुरुष कुंडली कॉस्मिक मैन की कुंडली के 12th हाउस में जाके बैठेंगे। लेट्स से और 7th हाउस का स्वामी भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसको वो शनि की ऊर्जाएं महसूस होंगी। शनि की ऊर्जाएं कैसी हैं? डीले देती हैं, डिनायल नहीं देती हैं, डीले देती हैं मैरिज में। लोग आपसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी मैरिज में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, और आपको अपने अंदर महसूस होने लगेगा कि यार मैरिज में बहुत डीले हो रहा है, कि भाई बहुत देरी हो रही है, धीमापन है, कि पर्सन जो है वो मैरिज की तरफ मूव नहीं कर पा रहा। ऐसा अपने आप महसूस होगा। क्या कुछ चेंज हुआ है? 2024 में आपको नहीं लग रहा था, बट 25 में आपको लगेगा। जस्ट प्लैनेट की वाइब्रेशन बदलने से, प्लैनेट की सिचुएशन बदलने से। आपका सप्तमेश था अभी भी वहीं, वो पहले भी उसी 12th हाउस में बैठा था, आज भी वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो बदला क्या? उस पर्टिकुलर ईयर पे वो ट्रांजिट बदल गया, उस ट्रांजिट का इन्फ्लुएंस बदल गया। तो जब भी आप अपने धन को समझोगे, आप 2nd हाउस को समझोगे। एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही देखना है, 2nd हाउस का स्वामी वो देखेंगे किस हाउस में बैठा हुआ है, ट्रांजिट में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर हाउस पे इस समय किसका गोचर हो रहा है। अगर वो बेनिफिक गोचर है तो पैसा वहाँ से आ जाएगा, और मैलेफिक गोचर है, अपोज का गोचर है, तो पैसा वहाँ से चला जाएगा। किसी ईयर में आपका वही 2nd हाउस का स्वामी आपको धन ला के दे देता है, और किसी उसी ईयर के अंदर टैक्स में वो पैसा चला जाता है। तो ये क्या 2nd हाउस के स्वामी की परफॉर्मेंस बदल गई? नहीं, केवल उसके ऊपर होने वाला गोचर बदल गया, उसकी गोचर के साथ ट्यूनिंग बदल गई। तो यहाँ पे किस तरह की ट्यूनिंग आपके लिए सेट होने जा रही है, इसको हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे न्यू, एडवांस, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट बनाते हो, और अगर पुराने एस्ट्रोलॉजी करनी है, पुराने एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ही चलना है, तो उसको आप लगाते रहिए, उसमें हमारा कोई भी अपोज। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग बनाए कि किस तरह से आपका 7th हाउस 2025 में परफॉर्म करने वाला है, तो कुछ ऐसे हाउसेज हैं जिसपे शनि का प्रभाव आ रहा है। शनि जो है 12th हाउस में गोचर करेंगे, कालपुरुष कुंडली में कॉस्मिक मैन के 12th हाउस में गोचर करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में आपको सोलर एक्लिप्स भी 12th हाउस में ही देखने को मिलेगा। आपको सूर्य का वो ट्रांजिट 12th हाउस में देखने को मिलेगा। शुक्र और राहु का कनेक्शन 12th हाउस में देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो हाउस है वो 12th हाउस है। अगर आपका 7th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने जा रहा है अगले ईयर के अंदर। क्या 12th हाउस ही एक्टिव हो रहा है? 3rd हाउस भी हो रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट है। 5th हाउस हो रहा है, केतु का ट्रांजिट है। 11th हाउस हो रहा है, राहु का ट्रांजिट है। और मैं कहूँगा हर हाउस के ऊपर एक प्लैनेट का विशेष प्रभाव आ रहा है, और वो कैसे आपको देखने को मिलेगा सेशन के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, आप अपने बर्थ चार्ट नंबर लिखा हुआ है, कौन सी राशि लिखी हुई है, उस राशि का एक स्वामी होगा, वो स्वामी जिस हाउस में बैठा हुआ है उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अगर 1st हाउस में है तो 7th हाउस लॉर्ड इन द 1st हाउस, 2nd हाउस में है तो 7th हाउस लॉर्ड इन द 2nd हाउस। चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हम इसे समझा भी देंगे एक चार्ट के ऊपर, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो जनरल क्या पॉइंट बनता है रिलेशनशिप के अंदर। एक्चुअली रिलेशन, मैरिज आपको सबटल लेवल पे प्रभावित करती है, आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है, उसका सीधा इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी पे आता है। और कई बार ऐसा भी पॉइंट होता है कि भाई आपका जो पर्सन है क्वाइट डोमिनेंट हो सकता है, या क्वाइट ऐसा पर्सन है जो कि आपको समझना चाहता है। तो उसके अंदर वो लालसा है, उसकी इच्छा है, वो जिज्ञासा है आपको समझने की, आपको जानने की। और ये कई बार आपको ओवर पॉसेसिव पर्सन दिला देता है कि भाई मैरिज में जो भी चीज़ होती है थोड़ी सी ओवर पॉसेसिव रहती है, पर्सन मेरे ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है। और
कोई पर्सन आपको आसपास से भी देखने को मिल सकता है जस्ट विद 7th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, केवल इस पोजीशन से कि आपके आसपास, आपके इकोसिस्टम, आपके नियर एनवायरनमेंट में आपको कोई पर्सन जो है देखने को मिल गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से निकल के आता है। 2025 में ये हाउस कैसा परफॉर्म करने वाला है? क्या इस हाउस में किसी प्लैनेट का, इंपॉर्टेंट प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है? वेल, इंपॉर्टेंट प्लैनेट का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन केतु यहाँ से एक त्रिकोण बनाते हैं। केतु नेक्स्ट ईयर में पंचम हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और आपके प्लैनेट के साथ एक त्रिकोण बनाएंगे, दैट इज द त्रिकोण ऑफ केतु। और ये कैसा त्रिकोण है? ये धर्म का त्रिकोण है। तो आई थिंक केतु की वाइब्रेशन से आपको आपका पर्सन मिलने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। केतु आपकी मैरिज डायनामिक्स को बहुत प्रभावित करेगा, गहरे लेवल पे प्रभावित करेगा। और उसका प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा कि यार मैं किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जा रहा था, स्पिरिचुअल ट्रैवल पे जा रहा था और वहाँ मुझे कोई पर्सन देखने को मिल गया, या फिर केतु की वजह से हेल्थ, हीलिंग सेंटर, वेलनेस सेंटर, इनसे कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, खिंच के चला आ सकता है। थर्ड थिंग, मिलने के चांसेस में द केतु के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। कि केतु के कैसे मिलने के चांसेस होते हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, नॉट रिलीजियस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल या फिर एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल होना बहुत 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 पॉजिटिव रोल नेक्स्ट ईयर के अंदर परफॉर्म करने वाला है। इन द रिलेशनशिप मैटर्स परफॉर्म करके ही मानेगा प्लैनेट केतु ये रोल, और ये 5th हाउस से आ रहा है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी रिलेशन के डेवलप होने के या फिर मैरिज के डेवलप होने के नेक्स्ट ईयर के अंदर। रिलेशनशिप के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज केतु का जो वाइब्रेशन होती है वो मैरिज की नहीं, रिलेशनशिप की वाइब्रेशन होती है। और केतु की वाइब्रेशन से जो भी रिलेशन उठ के आते हैं, आप उनमें कार्मिक लेयर को, कार्मिक अलाइनमेंट को मान सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली में कोई भी और ऐसा अलाइनमेंट नहीं है जो कि फर्स्ट हाउस को प्रभावित कर रहा है। केवल और केवल केतु नेक्स्ट ईयर आपके लगन को, आपकी राइजिंग को प्रभावित करेंगे, जहाँ के सप्तमेश जाके बैठा हुआ है। तो आपका अगर मैरिज में जा चुके हैं, मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पे पर्सन को कुछ हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जस्ट कॉज केतु थोड़ा सा हेल्थ के लिए टफ प्लैनेट होता है। अगर वो अपनी कॉल को सेटअप ना कर पाए तो उसकी मेन कॉल क्या है कि आपको एक कार्मिक पर्सन उसको दिलाना है। अगर वो उस कॉल को सेटअप नहीं कर पाता है तो आपके पर्सन को वो हेल्थ के इश्यूज लेके आएगा, तब वो आपकी लॉयल्टी को चेक करेगा, आर यू दैट लॉयल टुवर्ड योर पर्सन और नॉट। तो ये भी केतु से निकलता हुआ प्रभाव हमें नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मीटिंग सर्कमस्टांसेस या लुक्स की बात करें तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं कट, मार्क, निशान ऐसा कुछ होना पर्सन के फेस पे देखने को मिल सकता है, जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। बिकॉज एट द एंड सप्तम भाव सेकंड पे अगर हम बात करें कि 7th हाउस का लॉर्ड मेरा 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या चेंजेस हमें मैरिज के अंदर देखने को मिल सकता है? वेल देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर आ गया है, तो इट मीन्स कि आपका जो स्पाउस है, पर्सन है, पॉसिबल पर्सन है, वो आपके 2nd हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की पावर अपने हाथों में रख के बैठा हुआ है। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस आपका फाइनेंस है, आपका पोषण, आपका नरिशमेंट 2nd हाउस से आता है। और 2nd हाउस को पणफर हाउसेज भी कहते हैं, और पणफर हाउसेज आई थिंक द मिडल एज, मैच्योर एज, इसके अंदर वर्कआउट ज़्यादा करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर हमें पर्सन जो है वो इन द पर्सनालिटी मैच्योर पर्सन देखने को मिल सकता है, बट उसकी एक इच्छा होती है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है कि भाई इस पर्सन का जो फाइनेंस है, इसका जो धन है, या इसका जो इकोसिस्टम है, जहाँ से भी इसको स्ट्रेंथ मिलती है, जो भी इसकी फैमिली है या फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे पर्सन भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, विद होम यू आर हैविंग द फैमिली काइंड ऑफ फाउंडेशन। तो फैमिली टाइप के बंधन उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा पर्सन यहाँ देखने को हमें मिल सकता है। क्या 2nd हाउस में 7th हाउस का स्वामी अच्छा परफॉर्म करता है? वेल, उसकी एक अच्छी आदत ये होती है कि वो हमेशा मैरिज को सस्टेन करने की कोशिश करता है। उसके सारे इन्फ्लुएंस मैरिज की सस्टेनेबिलिटी पे प्रभाव डालते हैं। मीन्स अगर वो कुछ बात भी कहेगा तो उसका इन्फ्लुएंस सीधा मैरिज की सस्टेनेबिलिटी पे आएगा। ये पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिल पाता है। क्या ये प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा 2025 के अंदर? क्या अपडेट है इस प्लैनेट के रिगार्डिंग? द अपडेट इज कि कॉस्मिक मैन के चार्ट में प्लैनेट शनि का जो ट्रांजिट है वो 12th हाउस में हो रहा है, और अब तक क्या हो रहा था कि जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, मीन्स कॉस्मिक मैन के चार्ट में। तो वो 2nd हाउस में आपका सप्तमेश बैठा है, उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जुपिटर मीन्स सोसाइटी, समाज आपके 7th प्लैनेट को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था। जिनकी मैरिज हो चुकी थी उनके तो क्वेश्चन ऐसे आए कि सब संतान प्राप्ति, संतान पक्ष, और जिनको नहीं हुई थी उनके ये क्वेश्चन आए थे कि रिलेशन टर्न टू मैरिज एंड ऑल, क्या ये हो पाएगा? उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकता है, क्योंकि शनि 2nd हाउस को प्रभावित करने आ गए हैं। सैटर्न बाय 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस को स्टिम्युलेट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, एफर्ट देने की एनर्जी डाल रहा है, और यह काल पुरुष की कुंडली में हो रहा है। अब
अलाइनमेंट ये हुई है कि आपका भी सप्तमेश सेकंड हाउस में है और काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है शनि की वजह से, जुपिटर की वजह से नहीं। शनि क्या है, कर्म कारक प्लैनेट है। तो अब तक 2024 में ये जो लोग हैं ये भाग्य पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, भाग्य के भरोसे बैठे हुए थे। भाग्य ने हो सकता है इनका सपोर्ट ना करा हो, तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा टर्निंग रिलेशन इनटू मैरिज, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होंगे जिनका भी 7th हाउस का स्वामी सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इसके ऊपर कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंस सीधा सीधा नहीं आया, कोई ट्रांजिट इसके ऊपर से नहीं हो रहा है, लेकिन शनि बाय थर्ड एस्पेक्ट इसको स्टिम्युलेट कर रहे हैं। और शनि जिस भी प्लैनेट पे थर्ड एस्पेक्ट देता है उसकी कार्मिक टेस्टिंग होती है, तो मैरिज एंड रिलेशनशिप में कार्मिक टेस्टिंग होगी, ये कन्फर्म है। एंड थर्ड एस्पेक्ट से हो रही है तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट देते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे इन द रिलेशनशिप मैटर्स। एफर्ट देते हुए पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और थर्ड पॉजिटिव पॉइंट भी यू कैन से कि टर्निंग रिलेशन इनटू मैरिज इज बिट इजी इन दिस ट्रांजिट। इस ट्रांजिट में इजी है क्योंकि जुपिटर समाज जब किसी प्लैनेट पे ट्रांजिट करता है ना तो वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। आपको फियर बहुत आ जाता है, आपको ऐसा लगता है भाग्य भरोसे ही हैं हम, कुछ हो जाए तो हो जाए, या फिर स्पिरिचुअल ऊर्जाओं के भरोसे हैं, रिलीजियस ऊर्जाओं के भरोसे हैं। लेकिन अब आपने शनि का एक्सेप्टेंस ले लिया है। शनि का एक्सेप्टेंस क्या है भाई, मैंने थर्ड एस्पेक्ट दिया है काल पुरुष की कुंडली में, इस पर्सन का सेकंड हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, वहाँ पे इसका सप्तमेश बैठा हुआ है, तो मैरिज में एक्टिवेशन शनि की वजह से देखने को मिलेगा। पर्सन एफर्ट देगा, एफर्ट से वो भाग्य को चैनलाइज करेगा और आई थिंक एफर्ट हमारे राइट डायरेक्शन में इस ट्रांजिट में जा सकता है। तो वहाँ हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2025 के अंदर। बट रिमेंबर ये शनि की ग्रोथ है, इट मीन्स ये डिले से आती है, थोड़ा इसमें धीमापन रहता है और कहीं ना कहीं इसमें एक कोल्ड या ड्राई एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है कि यार थोड़ा कोल्ड है, ड्राई है पर्सन, मैं कोल्ड ड्राई हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। एंड थर्ड पे आप कह सकते हैं कि प्लैनेट ऑफ प्रोफेशन है, तो वर्क लाइफ, जॉब लाइफ, यहाँ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। डेफिनेटली शनि आपके रिलेशनशिप को, मैरिज को प्रभावित करने के लिए सीधे सीधे अब पावर को प्राप्त कर चुके हैं। अगर 7th हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में आ जाए तो देखिए सप्तमेश का तीसरे हाउस के अंदर आना आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है, बिकॉज प्लैनेट ने सेम ही एलिमेंट के अंदर अपना स्थान रख रखा है। वो काम त्रिकोण के अंदर अभी बैठा हुआ है और काम त्रिकोण में इच्छाओं की पूर्ति होती है, डिज़ायर्स कंप्लीट हो पाती हैं। तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, पर्सन के मन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि भाई लव मैरिज में जाना है, अरेंज में जाना है, और भी जो नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। तो ये इनकी डिज़ायर है, एक सोलो डिज़ायर है। थर्ड हाउस की जो डिज़ायर होती हैं वो सोलो डिज़ायर्स होते हैं कि मेरे मन की इच्छा है। अब यहाँ पे कैसा ट्रांजिट होने जा रहा है, 2025 में ये हाउस कैसा परफॉर्म करेगा। हर ईयर के अंदर हर जो हाउस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, कई ईयर्स में एक हाउस अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जाएं देखने को मिलती है। थर्ड हाउस में क्या ट्रांजिट होने वाला है, जुपिटर का ट्रांजिट। अब आप कहेंगे भाई मेरे थर्ड हाउस में तो जुपिटर आ ही नहीं रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट द काल पुरुष कुंडली, कॉस्मिक मैन की कुंडली के तीसरे हाउस में जुपिटर आ चुके हैं और वो जुपिटर आपके 7th हाउस के स्वामी को प्रभावित करेंगे, क्योंकि सप्तमेश आपका तीसरे हाउस में बैठा हुआ है जहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट है कॉस्मिक मैन की कुंडली में। और जुपिटर कैसे रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आपको बहुत देखने को मिलता है। तो द नेगेटिव साइड इज़ कि भाई समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। सोसाइटी आपको मतलब हर पल क्वेश्चन करते हुए दिखाई देगी। आपकी इच्छा क्या थी, सोलो इच्छा, मेरी खुद की इच्छाएं, खुद की डिज़ायर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से उठ के आ रहे हैं। तो ये एक आई थिंक द नेगेटिव टोन है कि भाई सोसाइटी हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रही है कम्स टू रिलेशनशिप। उनके क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, ये हो सकता है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट में कहूँगा मैं कि पॉजिटिव पॉइंट के अंदर यह है कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह से किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है। जुपिटर क्या है, जुपिटर स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो अगर आप अब तक कंफ्यूज थे कि भाई स्पिरिचुअल की तरफ जाएं या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स की तरफ जाएं, तो थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ मूवमेंट की जा सकती है, या फिर सोसाइटी से पर्सन का तलाश की जा सकती है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट से कोई पर्सन आपके जीवन में उठ के आ सकता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट में मैं कहूँगा कि प्लैनेट जुपिटर का सप्तमेश के ऊपर से होने वाला गोचर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये सप्तमेश को एक सात्विक प्लैनेट है, जुपिटर भाग्य के प्लैनेट है, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपके चार्ट में हो सकता है कि ये गोचर जो है जुपिटर का सप्तमेश के ऊपर से ना हो रहा हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में हो रहा है, और काल पुरुष की कुंडली की ऊर्जाएं आपको भी आपके जीवन में आती हुई दिखाई देंगी। वो ऊर्जाएं कैसी होंगी, भाग्य का आपके सप्तमेश को आता हुआ सपोर्ट, और ये सपोर्ट समाज से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है।
तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि थोड़े डाउन टाउन में चले जाएं, क्योंकि उनमें समाज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, सेम कास्ट सेम कल्चर के नहीं थे। या फिर हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि भाई ये जो पर्सन था ये कल्चर कास्ट में सेम नहीं था, या फिर इस पर्सन के साथ वो वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुई थी, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस महसूस नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल टाइप का रिलेशन था, मटेरियलिस्टिक रिलेशन था। तो ऐसे रिलेशंस यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको क्वेश्चंस मैरिज में संतान प्राप्ति से रिलेटेड आने वाले हैं, ये कंफर्म पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर का इन्फ्लुएंस अब आपके सप्तमेश के ऊपर आने लगा है। तो सोसाइटी आपके सप्तमेश को धीरे 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 प्रभावित करने पे आ गई है। क्या इसके अलावा किसी प्लैनेट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है? वेल, राहु का एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, बट उसको हम सेकंड सेशन के अंदर कवर करेंगे। लेकिन सीधा जो इन्फ्लुएंस है वो जुपिटर का ही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जुपिटर का ट्रांजिट जिस भी पर्टिकुलर हाउस में होता है वो एक तरह से भाग्य का हाउस बन जाता है। तो थर्ड हाउस पूरी यूनिवर्स के लिए भाग्य का हाउस है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही आपके सप्तमेश के साथ संबंध चलेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा, जो कि करता भी है, जनरली करता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर की वजह से वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने पे आ चुका है। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें कि भाई मेरा सप्तमेश फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसके बारे में क्या अपडेट है 2025 के? क्या इसमें कोई ट्रांजिट होने जा रहा है? क्या कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ रहा है? वेल, फोर्थ हाउस में सप्तमेश का होना इट इंडिकेट्स कि आपका पर्सन ऐसा है जिसको उसका प्रोफेशन बहुत मैटर करता है। एक तो वो अपनी जॉब लाइफ वर्क लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस पे उसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस है। मीन्स आपके सुख पे, आपकी संपत्ति पे, आपके इमोशनल लिबरेशन पे उस पर्सन का पूरा कंट्रोल है। अगर ये पॉजिटिव चल जाए तो आपको बहुत सारे इमोशनल इश्यूज से ये पर्सन निकाल सकता है, और अगर ये नेगेटिव वर्कआउट कर जाए तो आपको बहुत सारे इमोशनल क्लस्टर्स में ये पर्सन पटक सकता है। क्या व्यवस्था बन रही है फोर्थ हाउस में 2025 के लिए? अगर हम कॉस्मिक मैन का ट्रांजिट देखें कि भाई जो काल पुरुष है वहाँ पे कोई ऐसा ट्रांजिट लग रहा है कि फोर्थ हाउस में कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट नहीं हो रहा, किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट तक नहीं आ रहा फोर्थ हाउस में। तो आई थिंक यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है। दैट फ्रीडम इज़ फ्रॉम योर साइड, कि भाई मेरे पास वो फ्रीडम आ गई, मेरे पास वो स्वतंत्रता आ गई, मैं जैसा चाहूँ वैसा पर्सन अपने लिए तलाश कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का वहाँ ट्रांजिट नहीं हो रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट उस ईयर में उस हाउस को पूरे साल के लिए डोमिनेट नहीं कर रहा। ऐसे तो सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध ये आते रहते हैं, लेकिन पूरे ईयर के लिए कोई प्लैनेट उसे डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो आपके पास वो फ्रीडम जो है वो बनी हुई है, आप जैसा पर्सन चाहे अपने जीवन में ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने सप्तमेश के ऊपर ना हो, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजिट होता है ना गाइस, तो वो ट्रांजिट क्या करता है, एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल ले आता है। जिस भी हाउस में लगता है आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो, खिंचे चले जाते हो कि यार इस ईयर में मुझे ये काम तो करना ही करना है। अब वो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव कॉल है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। कोई भी प्लैनेट आपके ऊपर प्रेशर पुट नहीं कर रहा है कि नहीं भाई तुमको तो ये काम करना ही करना है। किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट तक फोर्थ हाउस के ऊपर नेक्स्ट ईयर में ट्रांजिट में नहीं आ रहा है। कोई भी बड़े प्लैनेट का, जैसे जुपिटर का, शनि का, ये प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हमारे फोर्थ हाउस पे नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो आई थिंक वो फ्रीडम की कॉल हमारे ऊपर बनी हुई है, और हम काफ़ी और वर्क्स के अंदर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, हाउस होम का एनवायरनमेंट हो गया, इनके ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से समझें या इसमें और डीप में जाने की कोशिश करें, तो एक आपने योग सुना होगा, दैट योग इज़ द शुभ कर्तरी पाप कर्तरी, ये योग होता है। तो किसी भी हाउस से 12th में और 2nd में अगर मैलेफिक प्लैनेट आ जाता है तो वो हाउस पीड़ित हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। अब काल पुरुष की कुंडली में चौथे हाउस में तो किसी भी प्लैनेट का गोचर नहीं हो रहा है, लेकिन 3rd हाउस में गुरु का है और 5th हाउस में केतु का है। तो दोनों 4th हाउस को थोड़ा दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवर स्पिरिचुअल होना, ओवर रिलीजियस होना, ओवर समाज करना, सोसाइटी, सेम कल्चर, सेम कास्ट, ये जो कॉल्स हैं ये आपके रिलेशनशिप और मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देंगी। और जिनकी मैरिज हो गई है उनको संतान की तरफ से या फिर 3rd हाउस की बार बार शॉर्ट ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस बना रहता है आप में और आपके स्पाउस में, या फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इन 3 वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 3 नेगेटिव साइड हो गई फॉर द मैरिज और रिलेशनशिप। और द रिलेशनशिप साइड में आई वुड से कि केवल और केवल ये जो ओवर रिलीजियस या ओवर स्पिरिचुअल होने की एंगल है ना, ये इस चार्ट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इससे हमें बच के यहाँ पे रहना चाहिए। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि भाई 4th हाउस से जो त्रिकोण बनाता है वो 12वां हाउस है, जिसमें शनि का ट्रांजिट होगा 2025 के अंदर। तो कहीं ना कहीं शनि का भी इन्फ्लुएंस उठ के आ रहा है, और ये इन्फ्लुएंस बिट कोल्ड और ड्राई टाइप है।
तो ओवर रिलीजियस, ओवर स्पिरिचुअल होने की जगह थोड़ा सा फन लविंग होके आप फोर्थ हाउस को काफ़ी अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हो। वैसे तो आपको रिलेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर आप कह सकते हैं अपने नियर एनवायरनमेंट के अंदर 2025 के अंदर काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, जस्ट कॉज ऑफ जुपिटर और केतु, और ये स्पिरिचुअल होने की वजह से देखने को मिलेंगे। पर्सन कोई आएगा तो वो ऐसा ही आएगा जो स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, और ये ओवर स्पिरिचुअल होना उसका हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात, सेवंथ हाउस सप्तमेश का पंचम भाव में होना, सप्तम भाव का स्वामी आपके विवाह के बारे में बताता है। पंचम भाव आपके रिलेशनशिप का हाउस है, पंचम भाव त्रिकोण है, और पंचम भाव से दान की ऊर्जाएं निकल के आती हैं कि पर्सन ने पिछले जीवन में कुछ ना कुछ दान करा होगा। पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है। तो जब भी सप्तमेश का संबंध पंचम भाव से बनता है तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य आपके विवाह को, आपके रिलेशनशिप के डायमेंशन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब पूर्व पुण्य क्या है? वो पुण्य, वो अच्छे कर्म जो हमने पिछले जीवनों के अंदर संचित करे थे। 2025 में हमें इस हाउस के एक्टिवेशन की ऊर्जाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने कौन आ रहे हैं? संचित कर्मों के मूल स्वामी केतु। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को बनाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है। आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली क्या है? काल पुरुष की कुंडली यूनिवर्स की वाइब्रेशन को दिखाती है कि इस समय यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशंस एक्टिव हैं। तभी किसी एक ईयर में हमारा सप्तमेश अच्छा परफॉर्म करता है, धनेश अच्छा परफॉर्म करता है, किसी एक ईयर में वो नहीं कर पाता है उतना अच्छा परफॉर्म। तो क्या वाइब्रेशंस यहाँ पे सेट हुई हैं? प्लैनेट केतु छठे हाउस से पंचम भाव की तरफ आ रहे हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो ये हमें भी प्रभावित करेगा। हमें प्रभावित क्यों करेगा? क्योंकि हमारा सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो काल पुरुष की कुंडली से केतु की ऊर्जाएं हमारे फिफ्थ हाउस के अंदर प्रवाहित होंगी। और केतु कैसा प्लैनेट है? संचित कर्मों का प्लैनेट है। शुरू में मैंने आपसे कहा था पूर्व पुण्य प्रभाव, संचित कर्मास। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप और मैरिज की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी 2025 के अंदर, और जो भी वाइब्रेशंस होंगी, जो भी परिवर्तन आएंगे, जो भी प्रभाव पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो शायद ऐसा होना ही था। तो कई लोग जो कि नहीं भी जाना चाहते किसी संबंध में, हो सकता है वो आपको 2025 में जाते हुए दिख जाएं, या कुछ ऐसे लोग जो कि किसी संबंध के अंदर हैं वो उसमें से बाहर आ सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि केतु एक बड़ा परिवर्तन को इंडिकेट करने वाला प्लैनेट है, परिवर्तनशील ऊर्जाएं हैं इसकी। ये संचित कर्मों का प्लैनेट है, तो ये कुछ नया क्रिएट करने में विश्वास नहीं करता। ये तो जो पिछले समय में चला आ रहा था, जो पिछला पास्ट में था, उसको ही वापस आपके सामने ला के रख देता है। तो जब केतु आपको प्रभावित करेगा तो पिछले समय में जो जो चीज़ें चल रही थी वही अब आपके रिलेशनशिप और मैरिज को प्रभावित करेंगे। और पिछला समय मीन्स पिछला जीवन भी हो सकता है, और इसी जीवन में जो पिछले रिदम्स रही हैं, जो रिलेशंस फेल हुए हैं, जो जो चीज़ें रही हैं, वो सब उनकी बातें आपको याद आने लगेंगी धीरे धीरे। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा समय है, 2025 काफ़ी अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो किसी नए संबंध की तलाश कर रहे थे और कुछ ऐसा चाह रहे थे जिसमें सोलमेट, सोल वाइब्रेशन, आत्मीय संबंध, इनकी वाइब्रेशंस ज़्यादा हों। वहाँ पे ये सेटेड रिदम बनी है कि 2025 में आपको केतु के प्रभाव से ऐसा संबंध मिल सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है कि ये केतु की ऊर्जाएं पंचम भाव को बिल्कुल प्योरीफाई कर देंगी। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पे भी ट्रांजिट करता है ना, उसे प्योर कर देता है। आप उसे सात्विक नहीं कह सकते, बट हाँ, उसके अंदर वो ऊर्जाएं जो पास्ट के ट्रॉमास से आपको रिलीज़ कर देती हैं। तो वो लोग जिन्होंने पास्ट के ट्रॉमास काफ़ी फेस करे हैं इन द रिलेशनशिप और मैरिज, उनके लिए ये बहुत अच्छी रिदम है। आप उन ट्रॉमास से बाहर निकल जाओगे विद द हेल्प ऑफ केतु। तीसरी बात क्या होगी कि केतु अगर आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है तो आपको मैनिफेस्ट भी केतु को ही करना होगा और उपाय भी केतु के ही करने होंगे। उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी संबंध को चलाने में बुद्ध की ऊर्जाएं चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और केतु के पास कम्युनिकेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन बनेगी, और उस कम्युनिकेशन के गैप में हो सकता है कि एकदम से तीव्र फैसले ले लिए जाएं, डिटैचमेंट आ जाए, आइसोलेशन आ जाए। बिकॉज 2025 की जो रिदम है ना, इसमें एक सोलर एक्लिप्स भी लगता है, और ये लगता है लियो के अंदर, जो कि हमारा पंचम भाव है काल पुरुष कुंडली का। आपकी कुंडली में हो सकता है पंचम भाव में स्कॉर्पियो हो, बट फिर भी काल पुरुष में वो कौन सी राशि है? वो है लियो। तो काल पुरुष की ऊर्जाएं अब आपको प्रभावित करेंगे। लियो में लगता हुआ सोलर एक्लिप्स, जो कि इस नेक्स्ट ईयर में मंथ सितंबर के अंदर लगेगा, और ये केतु का ट्रांजिट। तो आप समझ सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मई, ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव मंथ हमारे लिए बन के निकले हैं। कोई नया संबंध हमें देखने को मिल सकता है, या ऐसी वाइब्रेशंस हो सकती हैं जिससे कि आप बने हुए संबंधों को और तेज़ी से चलाने की कोशिश करें, नेक्स्ट स्टेप उसमें लेने की कोशिश करें, क्योंकि केतु एक प्रबल प्लैनेट है,
प्रभावशाली प्लैनेट है। केतु बातचीत नहीं करता, केतु गुरु को नहीं समझ पाता है। गुरु क्या है? गुरु समाज है। तो केतु समाज में चलती हुई व्यवस्थाओं को नहीं समझता, उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हम होने जा रहे हैं इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप। कहाँ से कोई पर्सन आ सकता है केतु से? तो आध्यात्मिक जितने भी गलियारे हैं उनसे कोई पर्सन आ सकता है। एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स, ऐसे भी आपके पर्सन्स देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि आपने कोई आध्यात्मिक यात्रा करी और आपको कोई पर्सन मिला, या आध्यात्मिक पढ़ाई आपने शुरू करी, आप नए फेसबुक ग्रुप्स को, इंस्टा ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आप अध्यात्म की वजह से ज्वाइन करते हैं, अध्यात्म की तरफ इंक्लाइनेशन आता है। बिकॉज पंचम का केतु अध्यात्म की तरफ आपको खींचेगा, और ये अध्यात्म वो है जिसकी आप पढ़ाई करोगे, आप समझोगे इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो हिस्ट्री के लिए आप कुछ ज्वाइन करते हो, पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हो, आप समझते हो ह्यूमन साइकोलॉजी को, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हो, वहाँ कोई पर्सन देखने को मिल सकता है। अगर इसको मैनिफेस्ट करना है या उपाय करने हैं तो केवल और केवल लॉर्ड गणेशा की पूजा करनी चाहिए। सो दिस इज़ फॉर केतु इन द 5th हाउस। ये यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट ईयर के अंदर। उसका स्वामी अगर 6th हाउस में होगा, वेल देखिए, जिनका भी 7th हाउस का स्वामी 6th हाउस में है, आप उनसे पूछ लीजिएगा 2024 में उन्होंने केतु की वाइब्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे फेस करा है। केतु का नेगेटिव साइड डिटैचमेंट, लिबरेशन होता है, और पॉजिटिव साइड कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन, सोलमेट टाइप की वाइब्रेशंस होते हैं। इनको उन्होंने फेस करा है काफ़ी ज़्यादा 2024 में। एंड इफ योर क्वेश्चन इज कि क्या 2025 में कुछ बेटर मेरे लिए हो सकता है, क्या मैं इस केतु की वाइब्रेशन से दूर हो पाऊंगा, क्या वो जो डिटैचमेंट, लिबरेशन की ऊर्जा चल रही थी उनसे मुझे फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो गाइज 2025 में फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप ये होता है कि केतु कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस से उठता है और वो 6th हाउस से उठते हैं और 5th हाउस की तरफ चले जाता है। कालपुरुष की कुंडली में ये गोचर होगा तो हमारे 6th हाउस को जो अब तक हीट मिल रही थी केतु की, वो नहीं मिलेगी 2025 के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होने वाला है। सेकंड में मैं कहूँगा कि हमें अभी मंथ ऑफ मार्च में हमें एक लूनर एक्लिप्स का सामना करना है, जो कि आपके 6th हाउस में होगा। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डिटैचमेंट, लिबरेशन चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं आपके, या फिर टर्निंग रिलेशन टू मैरिज, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ मार्च एक डिसाइडिंग मंथ आपके लिए हो सकता है। एक पॉजिटिव कॉल इस ट्रांजिट से बनी है। दैन आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च आई वुड से कि केतु का मूवमेंट आपके 5th हाउस की तरफ हो जाना काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ठीक है, केतु की हीट मेरे उस जीवन से, उस पर्टिकुलर एरिया से चली गई, और कौन सी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी? शनि की एनर्जीज। बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग राइट नाउ इन द 12th हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस में। वहाँ से वो 7th एस्पेक्ट देते हैं आपके 6ठे हाउस को, ठीक है। और यहाँ पे आपका सप्तमेश है। सैटर्न का एस्पेक्ट आपको कर्म करने की पावर देता है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि टुवर्ड माई पर्सन मैं कोई कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ, चाहते हुए जानते बूझते मैं मैरिज की तरफ एफर्ट्स नहीं दे पा रहा हूँ, दैन 2025 इज़ फार फेवरेबल। हम वो एफर्ट अपनी तरफ से दे पाएंगे। सेकेंड, प्रोफेशन की साइड से, जॉब साइड से, वर्क साइड से कोई नए रिलेशन का चैनलाइज होना हमें देखने को मिलेगा। थर्ड थिंग, अगर आपका पर्सन जो है किसी भी हेल्थ इशू को फेसअप कर रहा है, अगर आपके स्पाउस को, पॉसिबल रिलेशनशिप के पार्टनर को कोई हेल्थ इशू देखने को मिल रहा है, तो उससे भी उसे मुक्ति मिलेगी 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। एंड फोर्थ थिंग, अगर कोई लीगल केस है, डिस्प्यूट है, ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, तो वेल केतु का वहाँ से निकल जाना, शनि का एस्पेक्ट आना, 7th एस्पेक्ट, वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो मैं 2025 की रिदम को आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मानता हूँ अगर आप शनि से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और केतु के उपाय करते रहते हैं। तो लॉर्ड गणेश को जो है वो डिवोट आपको होना चाहिए, वहाँ डिवोशन रखनी चाहिए, और शनि के उपाय, रेमेडीज़ जो है कंटिन्यू करते रहना चाहिए। शनि से ही किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सैटर्न की रिदम पे चल के ही आप रिलेशन को सेव कर सकते हो। सैटर्न के साथ होके ही आप रिलेशन में कुछ नयापन महसूस कर पाओगे। बट जो कोल्ड होना, ड्राई होना, एकदम से रूखापन है, वो अगर आप पूछना चाहते हो कि ख़त्म होगा या नहीं होगा, वेल वो अभी बना रह सकता है। या तो आपका पर्सन ऐसा हो जो कि स्पिरिचुअल हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, इन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा पर्सन नहीं है, वो बिल्कुल ही अपोजिट है, आपके साथ उसकी वो कंपैटिबिलिटी मैचअप नहीं हो पा रही है एनर्जीज़ की, दान गाइज ये जो वर्क है ये नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 7th हाउस 6th हाउस का कनेक्शन अगर शनि के साथ चले तो फेवरेबल है, बट अगर शनि को अपोज करके चले तो फेवरेबल नहीं है। लेट्स से एक पर्सन है जो कि कहता है कि भाई शनि से ही मैं कनेक्ट नहीं करता, मीन्स मुझे पसंद नहीं है चीज़ों के अंदर डीले जो आता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मेरे प्लैनेट्स को वो पसंद नहीं आता है। तो फिर 2025 में कितने भी पॉजिटिव ट्रांजिट्स क्यों ना लग जाएं, आपका सप्तमेश परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में जो इन्फ्लुएंस शनि का आ रहा है, आपने उसको मना कर दिया। आपने कह दिया भाई तू मत आ मेरे जीवन में,
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका एक स्टेप टेक्स यू क्लोजर टू द प्लानिटरी इन्फ्लुएंस और एक ही स्टेप उसे दूर करके रख देता है। अगर हम फोर्थ पे बात करें कि सप्तमेश आपका 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या 2025 के अपडेट्स रह सकते हैं? 2025 में क्या है ऐसा जो कि हो सकता है? जिन भी लोगों का सप्तमेश 7th हाउस के अंदर ही है, इट मीन्स कि आपका पर्सन क्वाइट डोमिनेंट है, वो असर्टिव है और वो अपने फील्ड को जानता है, वो स्वयं को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्वयं को समझना चाहता है। 2023 की टाइमलाइन, 24 की टाइमलाइन भी टफ रही थी जिनका भी सप्तमेश 7th हाउस में है, कॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ केतु के ट्रांजिट की वजह से। क्या 2025 में कुछ बेटर हो सकता है? बेटर साइड इज़ जुपिटर जो है वो 5th एस्पेक्ट दे रहे हैं 7th हाउस को इन द काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष की कुंडली में। और जुपिटर के एस्पेक्ट के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो देवी एस्पेक्ट है। ये जिस भी हाउस पे जाता है उसको ये सेव कर लेता है, उसको ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे आ रहा है काल पुरुष की कुंडली में, आपका सप्तमेश 7th हाउस में ही है। तो इनडायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जीज जो यूनिवर्स के जो ट्रांजिट है ना, ये आपके सप्तमेश को बचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैरिज में यहाँ कुछ ऐसा हुआ है अब तक, जिनकी हो चुकी है मैरिज, वो कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उन्होंने ट्रबल को फेस करा है, या तो संतान पक्ष की वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कत रही है, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो कनेक्शन सेटअप नहीं हो पाया है। और अगर ऐसा है दैन 2025 इज़ फॉर अस, वो हमारे लिए है। वो सेटअप यहाँ पे हो सकता है, वो बचाव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इन 2025 में डेफिनेटली। सेकंड पॉजिटिव कॉल क्या हो सकती है? अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि रिलेशन को ढूंढ रहे हैं, डिनायल आपने बहुत फेस करा है और वो भी आप समाज से एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि दैट इज़ द ब्रह्म विवाह, तो उसके लिए ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है। बिकॉज जुपिटर का एस्पेक्ट क्या है? जुपिटर का एस्पेक्ट देवी एस्पेक्ट है, समाज का एस्पेक्ट है। समाज आपको सपोर्ट करने के लिए आ गया है, आपकी मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव कॉल आई है। थर्ड पॉजिटिव कॉल में मैं आपसे कहूँगा कि जुपिटर का ट्रांजिट या एस्पेक्ट जब भी 5th हाउस पे होता है काल पुरुष की कुंडली पे, ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या फिर कोई सोशल सेरेमनीज या सोशल फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं आपकी मैरिज को कराने में या किसी पर्सन को आपके जीवन में इस्टेब्लिश करने के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जिनका भी सप्तमेश 7th हाउस में है 2025 में, वो बहुत एफर्ट्स अपनी तरफ से देने वाले हैं। मीन्स ये हर पर्सन जिसका सप्तमेश 7th हाउस में है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको देता हुआ दिखाई देगा, जुपिटर की वजह से भी और राहु की वजह से भी। राहु से क्यों, उसको हम किसी और सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। बट द मीटिंग सर्कमस्टांसेज में द जुपिटर्स एनर्जी विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें चैलेंज कहाँ से आ सकता है? चैलेंज में भी कहीं ना कहीं जुपिटर ही है। 5th हाउस, 7th हाउस, इनमें बैठा हुआ जुपिटर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर ने 5th हाउस को, 7th हाउस को देखा तो है बाय 5th एस्पेक्ट, पंचम दृष्टि से। अब ये भी जो चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी फास्ट हो रही होंगी आपके मन में, भाई कहाँ 5th एस्पेक्ट है, कहाँ 7th एस्पेक्ट है। तो आप काल पुरुष की कुंडली ड्रॉ करिए जो कि 1 नंबर से होती है, मेष लगन जिसमें होती है। 3rd हाउस में जुपिटर होंगे उस समय गोचर के, और वो 5th एस्पेक्ट दे रहे होंगे 7th हाउस को। तो ये क्या है? ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, क्योंकि पंचम भाव, पंचम एस्पेक्ट हमेशा इमोशंस का एस्पेक्ट होता है। अब इतनी बातें मैं आपको एक सेशन में नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे काल पुरुष कुंडली तो आप आराम से समझ सकते हैं। अब ये दिक्कत थी कि अब तक जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको कुछ ऐसा एडवांस कुछ बताएंगे ही नहीं, दे विल जस्ट टेक यू टू द बेसिक। और एडवांस नहीं समझेंगे तो आपको कोई पर्सन, मतलब विवाह की तरफ जाना है, रिलेशंस में जाना है, तो आपको एडवांस टेक्निक्स आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो द सिंपल थिंग इज द रिलेशन टर्निंग टू मैरिज विद द सोसाइटीज एक्सेप्टेंस, ये इसमें बहुत स्ट्रांगली है। तो होना, सस्टेन करना और उसका आगे बढ़ना, तीनों पॉजिटिव कॉल्स एक ही प्लैनेट ने लगाई हैं। किसने लगाई है? जुपिटर ने। अब कोई पर्सन कहे कि मैं जुपिटर के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, मैं सोसाइटी को नहीं मानूंगा, बड़े लोगों की कुछ नहीं मानूंगा, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, इनकी कोई बात नहीं मानूंगा, और मैं राहु की बात मानूंगा या शनि की बात मानूंगा, तो वर्क नहीं करेगा। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो जुपिटर से ही मैनिफेस्ट हो पाएगा। जुपिटर के बिना वो डायरेक्शंस बनेंगी नहीं, वो दूरी आप कवर कर ही नहीं सकते विदाउट जुपिटर। और जुपिटर को मैनिफेस्ट करने का आप जानते हैं सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी फॉर जुपिटर इज विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर इंद्र को डिवोट कर देना। इंद्र जो है वो गुरु के मूल अधिष्ठात्री देव है, कंट्रोलर है। तो आप इंद्र को डिवोट कर सकते हैं, इंद्र की तरफ डिवोशन आ सकता है। या फिर हम कह सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम आपने स्टार्ट कर दिया। जो पीताम्बर हैं, लॉर्ड नारायण का पीताम्बर फॉर्म, उनकी आपको पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, मैरिज को सस्टेन चार्ट कर सकता है।
अगर ये अष्टम भाव में हो जाता कि भाई 8th हाउस में आपका सप्तमेश बैठा हुआ है, तो सप्तमेश जिनका भी अष्टम भाव के अंदर है, उन्होंने पिछले टाइम में जुपिटर की वाइब्रेशन को बहुत देखा है। तो 2024 में इन्होंने जुपिटर के एस्पेक्ट को देखा है, कहीं ना कहीं समाज ने इनकी मैरिज को प्रभावित करा है। बचाने की कोशिश हो सकता है करी हो कि सोसाइटी ने मैरिज को एक्सेप्ट करने की या बचाने की कोशिश करी है। 2024 में ये हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ माई मैरिज के रिलेशंस के अंदर मुझे फ्रीडम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, आपको 7th हाउस के स्वामी को देखना पड़ेगा। 7th हाउस का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, क्या काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में कोई गोचर हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई भी बड़ा प्लैनेट जो कि 1 ईयर तक ट्रांजिट करे वो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में है ही नहीं, वो प्रभाव ही नहीं है। पिछले समय में था, 2024 में गुरु था 2nd हाउस में, अभी भी है 2024 में, और वो आपके इस सप्तमेश को देख रहा था। तो सोसाइटी का सीधा इंटरवेंशन आया आपकी मैरिज में, सीधा सोसाइटी ने सीधा इंटरवेंशन डाल दिया आपकी मैरिज के अंदर, सीधे तरीके से डायरेक्ट वे से इंटरवीन कर दिया आपकी मैरिज में। क्या वो 2025 में भी होगा? आई डोंट थिंक सो। 2025 में मुझे लगता है सेफ गार्ड की ऊर्जा आएंगे। आपने एक नाम सुना होगा योग का, द शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग कब लगता है? देखिए, आप अपने चार्ट को साइड करिए, थोड़ा काल पुरुष कुंडली को समझिए कि साहब ठीक है, एक काल पुरुष कुंडली है, मेष लगन से बनती है, 3rd हाउस में गुरु का गोचर है, सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और नवम भाव को भी देख रहे हैं। तो जब सप्तम को भी देखें, नवम को भी देखेंगे, तो अष्टम तो प्रोटेक्ट हो गया ना, अष्टम तो बच गया, सेफ गार्ड हो गया। और ये सेफ गार्ड होना, ये उसका बचना हमें हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है कि समाज जो अब तक इंटरवीन कर रहा था, सीधा सीधा आपके रिलेशन या मैरिज के मैटर्स में इंटरवीन कर रहा था, हेल्प नहीं कर रहा था, कोई रिलेशन आपके जीवन में नहीं लेके आ रहा था, लेकिन 2025 में लेके आ सकता है। वहाँ से वो प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल सकती है कि ठीक है यार, अब दे आर परफॉर्मिंग ए पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का रोल देखने को मिल सकता है मैरिज में, ये एक अच्छा पॉइंट आया। सेकंड अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो एस्पेक्ट है जुपिटर का, ये काम भाव से, डिज़ायर से है। तो कहीं ना कहीं मैरिज में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ायर्स, रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ायर है। कोई लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है कि भाई इतने समय से चल रहा है, क्या ये हो पाएगा? या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लॉयल्टी ऑफ द पर्सन इज अंडर क्वेश्चन, कि भाई ये पर्सन लॉयल है या नहीं है। तो 2025 में आपको इन तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लॉयल्टी डेफिनेटली मिलेगी। सेकंड बात, सोसाइटी का इंटरवेंशन नहीं आएगा, प्रोटेक्शन आएगा। थर्ड, रिलेशन टर्न टू मैरिज, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो कुछ पॉजिटिव ट्यूनिंग जो है वो जुपिटर के ट्रांजिट ने आपके 7th हाउस के स्वामी को दे दी है। अब और क्या इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है? वेल, और कोई भी प्लैनेट ऐसा है नहीं जो कि आपके 7th हाउस के स्वामी को सीधा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा हो, केवल और केवल जुपिटर कर रहे हैं। तो वन लाइनर में जुपिटर की तरफ से अगर आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को तो वर्क करेगा। 2025 बहुत आराम से निकल जाएगा। और अगर हम उसको जुपिटर की तरह से मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जुपिटर जब भी कंबस्ट होंगे, रिलेशनशिप में टफनेस, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, मैरिज में इश्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि जून के मंथ में होंगे। मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जुलाई में जुपिटर 2025 में कंबस्ट रहते हैं। कोई लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स इस हाउस में नहीं है, तो कोई वो जो एक्सट्रीम के फ्लक्चुएशंस आता है ना, जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है, एकदम से अप एकदम से डाउन, वो नहीं देखने को मिलेगा। उससे हम सेफ गार्ड हो गए, बच गए। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैरिज जस्ट कॉज ऑफ द इन लॉज, या कोई पर्सन डीले में या फिर बिल्कुल बेकार स्थिति में जा चुकी है, तो आप कह सकते हैं कि 2025 आपके लिए भी सपोर्टिव है। जुपिटर को एक्सेप्ट करना है, उसको मैनिफेस्ट करना है और उसके लिए पॉजिटिव रेमेडीज उपाय करने हैं। डीले डिनाइल ख़त्म हो सकता है गाइस, डीले और डिनाइल दोनों चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं 2025 में। एकदम से नहीं होगा यहाँ पे, जो भी मैरिज में होगा वो एकदम से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशन था वो प्लैनेटों ने इस समय कंट्रोल में कर रखा है, ख़त्म कर रखा है मैं कहूँगा। तो जुपिटर की वजह से है, तो सात्विकता से धीमे धीमे और एक सही तरीके से वेल एडजस्टेड ही ऊर्जाएं आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। वेल, अगर ये 9th हाउस में आ जाए तो 9th हाउस में सप्तमेश का होना 2025 में क्या अपडेट्स आपके लिए गोचर ने सेट करी है। तो जब भी सप्तमेश 9th हाउस के अंदर होंगे, अगर 9th हाउस ऑफ द काल पुरुष कुंडली एक्टिवेट हो रहा है, काल पुरुष कुंडली क्या है? अब काल पुरुष कुंडली है कॉस्मिक मैन की कुंडली, कि भाई एक कॉस्मिक मैन है, एक काल पुरुष है, उसका एक चार्ट है, वो रेफरेंस के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब अगर उसके चार्ट में नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है बाय एनी ट्रांजिट, तो वो आपके भी सप्तमेश को प्रभावित करेगा, कॉज योर 7th हाउस का स्वामी सिटिंग इन द 9th। क्या वहाँ पे कोई एक्टिवेशन हो रहा है? शनि से और गुरु दोनों से हो रहा है, बट डबल ट्रांजिट हो रहा है।
डबल ट्रांजिट से 9th हाउस ऑफ काल पुरुष कुंडली इज गेटिंग एक्टिव। और आप डबल ट्रांजिट की महिमा जानते हो। डबल ट्रांजिट इज अ ट्रांजिट जिसमें शनि कर्म के कारक और गुरु भाग्य के कारक किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब ये आता है ना एकदम से, तब वो हाउस उठ के बाहर आ जाता है। उसमें जो भी ग्रह बैठा होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो भी ऊर्जा वहाँ लगी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो पॉजिटिव साइड में एक्टिवेट होती है। तो शनि कर्म के कारक, गुरु भाग्य के कारक, दोनों आपके नवम भाव में बैठे हुए सप्तमेश को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इससे एक भाग्य वृद्धि देखने को मिल सकती है कि मैरिज यहाँ पे होगी 2025 में। उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है, बहुत ज़्यादा प्रबल है। आप एक्सट्रीम पे मान के चलिएगा कि विवाह होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है अगर विवाह की आयु है। अगर डीले डिनाल भी फेस कर रहे हैं तो भी ये प्लैनेटों की कॉम्बिनेशन ऐसी है जो आपके चार्ट को विवाह पे पुट कर सकती है, डाल सकती है। सेकंड बात, जिनको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ रहे थे अब तक, उनके चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि डबल ट्रांजिट का प्रोटेक्टिव कॉल आपके चार्ट पर लग गया है। और थर्ड गाइस, सप्तमेश नवम भाव में जिनके है, अगर आपका चार्ट चैलेंजेस के पॉइंट आई वुड से, अगर आपका चार्ट लीगल फील्ड में जा चुका है, लीगल डोमेन पे जा चुका है कि भाई सेपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो मुक्ति, वो लिबरेशन भी हमें इस ट्रांजिट से मिल जाएगा। इट मीन्स कि मैरिज से संबंधित कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इस ईयर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। 7th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, बाय डबल ट्रांजिट एक्टिवेट हो रहा है। जुपिटर 7th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं और नवम हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा जुपिटर और शनि में से अगर आपको चुनना हो कि साहब मैं मैनिफेस्ट किसके अनुसार करूँ या मैं किस प्लैनेट की रेमेडी करूँ, क्या मैं जुपिटर को पकड़ूँ, शनि को पकड़ूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं कहूँगा आप जुपिटर की तरफ जाइए क्योंकि जुपिटर आपके सप्तम भाव को भी देखते हैं और नवम भाव को भी देखते हैं। इट मीन्स जुपिटर इज सेइंग अ लॉट। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर सोसाइटी। सो सोसाइटी का इंटरवेंशन आएगा। पॉजिटिव साइड ऑफ द इंटरवेंशन इज हेल्पिंग यू इन द मैरिज में हेल्प कर सकते हैं, डिले डिनाल को ख़त्म कर सकते हैं। आपके ही इकोसिस्टम, आपके ही जानकार लोगों से कोई रिलेशन का प्रपोजल आ सकता है। सेकंड बात, संतान पक्ष के जिनको इश्यूज आ रहे थे वो यहाँ ख़त्म हो सकते हैं। 9th हाउस को सेकंड मैरिज में भी ट्रीट करा जा सकता है, तो उसकी भी संभावना यहाँ मिल सकती है। इट मीन्स कि जिनका चार्ट लीगल साइड पे जा चुका है, अब तक उनको बहुत टफनेस देखने को मिली थी, लीगल साइड एक्टिवेट हो चुकी है, तो सेपरेशन हमें देखने को 2025 में मिल सकता है। इट मीन्स सप्तमेश एक्टिवेट होने जा रहा है। आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसा समझिए कि सप्तमेश का एक्टिवेशन है। कोई कार्मिक पर्सन जीवन में आ सकता है, जुपिटर शनि दोनों तरफ से। तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिला है, जॉब प्रोफेशन का सपोर्ट आपको मिला है, दोनों तरफ। मीन्स जॉब प्रोफेशन साइड से या फिर आपकी सोसाइटी से कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस्टेब्लिश हो सकता है। जो पर्सन इसको जितना ज़्यादा बेटर अप करेगा, रिफाइन करेगा, उतना बेटर उसके लिए ट्रांजिट बन के निकलेगा। जब भी शनि अस्त होंगे, गुरु अस्त होंगे, मैरिज में इशूज़ आएंगे। तो शनि अस्त होते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में और गुरु अस्त होता है मंथ ऑफ जून और जुलाई के अंदर 2025। 7th हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस के अंदर हो तो देखिएगा, इस काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस का एक्टिव होने जा रहा है 2025 में। अब पहली बात यह है काल पुरुष की कुंडली क्या है। तो काल पुरुष की कुंडली रेफरेंस की कुंडली है। हम ये देखते हैं कि भाई काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लगन से बनाई जाती है, क्या उसका पर्टिकुलर हाउस किसी प्लैनेट से एक्टिव हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो प्लैनेट आपके भी उस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पे 10th हाउस जहाँ पे आपका सप्तमेश है, मीन्स मैरिज का प्लैनेट है, जो कि मैरिज के बारे में बताता है। क्या वो एक्टिव होने जा रहा है? वेल, नहीं हो रहा है। कोई प्लैनेट उसको प्रभावित ही नहीं कर रहा है। जुपिटर वहाँ प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, प्लैनेट शनि वहाँ प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। तो क्या कॉल यहाँ पे ली जा सकती है कि 2025 में क्या हो सकता है? वेल, फर्स्ट कॉल तो पॉजिटिव कॉल है एंड दैट कॉल इज़ द फ्रीडम। कहीं ना कहीं फ्रीडम की कॉल है कि भाई हमारे पास फ्रीडम है इन द मैटर ऑफ मैरिज। आई एम जस्ट नॉट हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सर्टेन अलाइनमेंट। कोई अलाइनमेंट मुझे प्रभावित ही नहीं कर रही है। मैं अगर चाहूँ वो डिसीजन यहाँ पे ले सकता हूँ। डिसीजन इज़ इन माई हैंड। ये एक पॉजिटिव कॉल यहाँ देखने को मिली है। सेकंड में आप कह सकते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, प्लैनेट राहु जिस भी हाउस को ट्रांजिट करते हैं वो उसे 12th हाउस, उसे पिछले हाउस को भी प्रभावित करते हैं। तो 2025 में क्या होने जा रहा है? राहु कुंभ में आ रहे हैं, 11th हाउस ऑफ द काल पुरुष कुंडली, और हमारे भी 10th हाउस को प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता है, मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ अगस्त ऐसे आने लगता है, कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस हमारे सप्तमेश पे आता है। और ये इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है कि भाई आपको मैट्रिमोनियल साइट से, सोशल मीडिया से कोई पर्सन आपके जीवन में स्टैब्लिश हो गया आ गया, और ये जो भी पर्सन होगा उसके टूवर्ड अटैचमेंट टू द मैक्स होगा,
अटैचमेंट। तो जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए व्यवस्था कैसी रहेगी, किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो इंडिपेंडेंट कॉल आप ले सकते हो, आपका जो मन है डिसीजन है उस तरीके से आप अपनी मैरिज को प्रभावित कर सकते हो। दो मदर इन लॉ का थोड़ा इन्फ्लुएंस आएगा तो आप चंद्रमा के ट्रांजिट को थोड़ा देख सकते हो, बट आई एम नॉट सेइंग कि कोई लूनर एक्लिप्स यहाँ लग रहा है, कोई चंद्र ग्रहण यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो आई थिंक हम प्रोटेक्टिव साइड पे हैं, सुरक्षित साइड पे हैं, हम जो चाहें वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। और द पर्सन लुकिंग फॉर रिलेशन, कोई रिलेशन की तलाश अगर आप कर रहे हो या मैरिज के लिए प्रपोजल्स की तलाश आप कर रहे हो, तो मैं कहूँगा मंथ ऑफ जुलाई अगस्त इसके बाद आपको एक्टिव होना चाहिए सोशल मीडिया या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स पे ज़्यादा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ सकता है। राहु जहाँ भी ट्रांजिट करे उसे 12th को प्रभावित करता है, तो काल पुरुष कुंडली में ये सप्तम मेष को प्रभावित करेगा ही करेगा, मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पर राहु से कोई रिलेशन चैनलाइज हो जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। अदरवाइज कॉल पूरी तरह से फ्रीडम की कॉल है, बिकॉज प्लैनेटों का सीधा कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं देखने को हमें मिला है। सैटर्न का जो लास्ट एस्पेक्ट था वो 9th हाउस पे फॉल कर गया, और गुरु का भी एस्पेक्ट जो था, फाइनल एस्पेक्ट जो दृष्टि थी, वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर 11th हाउस पे फॉलो अप करेगी। तो ये जो 10th हाउस है ये कहीं ना कहीं शुभ कर्तरी योगास में देखने को मिलेगा, कॉज ऑफ जुपिटर, नॉट कॉज ऑफ शनि, कॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर की वजह से शुभ कर्तरी योग में आ गया है। शुभ कर्तरी योग क्या होता है? वेल, शुभ कर्तरी योगा इज द योगा जहां पे एक पॉजिटिव प्लैनेट आपके पर्टिकुलर हाउस के पिछले और अगले दोनों हाउसेस को प्रभावित करे। तो आप कह सकते हैं ये शुभ कर्तरी योगा का इन्फ्लुएंस क्या है, इसका कॉल क्या है? जुपिटर की वजह से मैरिज प्रोटेक्टेड है, ये कॉल है। जुपिटर क्या है? समाज है, सोसाइटी की वजह से मैरिज प्रोटेक्टेड रहेगी, रिलेशन जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी कोई बहुत नेगेटिव कॉल लेके आएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कल्चर, कास्ट, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट का अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्शन में हो तो सोसाइटी का कोई नेगेटिव रोल नहीं देखने को मिलेगा। आप कह सकते हो कि सोसाइटी का इंटरवेंशन आ सकता है, बट नॉट लाइक द नेगेटिव रोल। नेगेटिव साइड नेगेटिव रोल नहीं आएगा। और मैरिज में अगर चीज़ें टॉक्सिक हो चुकी हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट चीज़ों को सेफ गार्ड कर रहा है। तो जुपिटर के कुछ उपाय करना इज अ गुड ऑप्शन, बट कोई प्लैनेट सीधा इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं लेके आ रहा है। तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट अप्रोच 2025 के अंदर बनी हुई है। अगर हम बात करें सप्तमेश इज देयर इन द 11th हाउस, तो क्या हो सकता है? देखिए, आपका सप्तमेश आपके 11th हाउस में है, ठीक है। हम एक काल पुरुष कुंडली बनाएंगे, कॉस्मिक मैन की कुंडली, वहाँ पे लगन होगी मेष, और उसमें हम देखेंगे प्लैनेटों की अलाइनमेंट क्या है गोचर में, ठीक है। अब मेष लगन की कुंडली के लिए 11th हाउस में राहु का ट्रांजिट होगा 2025 में। इट मीन्स कॉस्मिक मैन की कुंडली में यूनिवर्स के अंदर 11th हाउस को राहु प्रभावित करने जा रहा है, ठीक है। अब आपका सप्तमेश उसी 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप कहिए राहु का वहाँ प्रभाव आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और राहु का ये प्रभाव आपके मैरिज के स्वामी के ऊपर आ रहा है, तो मैरिज पे आ रहा है। अब दो बातें हैं, एक तो ऐसा चार्ट जहाँ मैरिज हो चुकी है और एक ऐसा चार्ट जहाँ मैरिज नहीं हुई है। अब जहाँ पे मैरिज हो चुकी है राहु का प्रभाव आ रहा है। राहु के प्रभाव की वजह से हो सकता है कि पर्सन आपके फॉरेन ट्रैवल की तरफ चले जाएं, विदेश यात्रा कर लें। विदेश मतलब थोड़ा डिस्टेंस वहाँ पे देखने को मिले, ओवर मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप हो जाए, डिज़ायर वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो आपके स्पाउस की, ये हो सकता है। और द नेगेटिव साइड में कुछ एक से अधिक रिलेशंस का बनना, ये हमें वहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं कि भाई मैं एक पर्सन हूँ जो कि एक रिलेशन या मैरिज के बारे में समझना चाहता हूँ, तो वहाँ क्या होगा? 11th हाउस राहु का प्रभाव, तो पर्सन को अट्रैक्ट करना, खींचना, पुल करना राहु से ही होगा, जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, उनका 2025 में सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। और पॉजिटिव साइड में आप कह सकते हो कि भाई हाँ, ये जो राहु का इन्फ्लुएंस आएगा कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस अगर मैं डेवलप करूँ तो मुझे हेल्प कर सकता है। फैमिली का जो रिदम है ना कि सेम कल्चर सेम कास्ट की तरफ का पर्सन हो, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ मिक्सिंग हो सकती है, डिफरेंट कास्ट कल्चर का पर्सन देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड पे ऐसे लोग जिनको कोई रिलेशन है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टर्निंग इनटू मैरिज। राहु जब इन्फ्लुएंस करता है, भुजबली प्लैनेट है जो अपनी भुजाओं पे विश्वास करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करता है। तो कॉज राहु आपके सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है, मैरिज में जो भी होगा आपकी स्ट्रेंथ से होगा। इफ़ यू आर समवन जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो निकल जाइए, क्योंकि सोसाइटी तो इंटरवीन बाद में करेगी। राहु भुजबली प्लैनेट है, जो भी करता है अपनी स्ट्रेंथ से करता है। तो स्ट्रेंथ अगर आप में नहीं है, वो पावर नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। और सेकंड इसका दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन है जिसको रिलेशन मिल गया है बट थिंकिंग अबाउट कि टर्न टू मैरिज और नॉट, देन आई वुड से कि यहाँ पे राहु इतना प्रबल है कि वो आपको मैरिज को टर्न करा देगा, रिलेशन टर्न टू मैरिज करा देगा। तो 2025 में मैरिज में बहुत कुछ होगा और वो
ऑल ऑफ अ सडन होगा, क्योंकि राहु की वाइब्रेशन है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलता है, एकदम से कुछ भी कर देता है। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ होना, और आई थिंक राहु को अगर आप मैनिफेस्ट करो या फिर राहु की रेमेडीज़ करो तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि राहु ने कैसे मेरी मैरिज को प्रभावित कर दिया। आप उन्हीं पॉइंट्स में लगे रहोगे, सप्तमेश यहाँ है वहाँ है, लेकिन राहु गोचर से अपना काम करके निकल जाएगा। तो राहु को मैनिफेस्ट करना चाहिए। और अगर हम बात करें 7th हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस, वेल 12th हाउस में देखिए अगर आपका सप्तमेश है तो 2025 के लिए क्या अपडेट रह सकते हैं। हम कॉस्मिक मैन का चार्ट बनाएंगे। कॉस्मिक मैन के चार्ट में 12th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। जो भी चीज़ें कॉस्मिक मैन के चार्ट में होती हैं, यूनिवर्स में होती हैं, वो हमारे उस पर्टिकुलर हाउस को भी प्रभावित करेंगी। तो मेरे 12th हाउस में सप्तमेश बैठा है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है, क्योंकि कॉस्मिक मैन काल पुरुष की कुंडली में शनि 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। तो मेरे सप्तमेश को वो प्रभावित कर रहा है, और वो प्रभाव कैसा होगा, शनि जैसा होगा। तो शनि आपके सप्तमेश को जब प्रभावित करेंगे, दो सिनेरियोज हम बना लेते हैं। एक ऐसा चार्ट जिसमें मैरिज हो गई है, एक ऐसा चार्ट जिसमें नहीं हुई है। जहाँ पे मैरिज हो चुकी है 12th हाउस में शनि, इट मीन्स फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं आपके स्पाउस, डिस्टेंस आ सकता है, रिलेशन के अंदर थोड़ा कोल्ड ड्राई होना देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। या फिर ओवर स्पिरिचुअल या ओवर मेडिटेशन की कॉल आती है ना कि भाई मैं तो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तो स्पिरिचुअल बहुत हो गया, ये कॉल आपके स्पाउस की हो सकती हैं, और एकदम से मैरिज में डिस्कनेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये शनि की कॉल है, और शनि मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक प्लैनेट नहीं है। शनि इज़ अ प्लैनेट जो कि बहुत सिस्टमेटिक होकर मैरिज में नहीं चलते, वो सिस्टमेटिक कॉल मैरिज के लिए नहीं लेके आते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे शनि के उपाय करने चाहिए, शनि के उपाय रेमेडीज़ करनी चाहिए, जिससे कि आप शनि के मैलेफिक प्रभाव से निकलें। अदरवाइज मैरिज में कार्मिक लेयर्स बन सकती हैं, कार्मिक जस्टिस होना देखने को मिल सकता है। कार्मिक जस्टिस इज़ लाइक आपको अपने आप लगने लगेगा जिन लोगों की मैरिज नहीं हो कोई डिले आ रहा है, और जिनकी हो गई है उनको वो कोल्ड और ड्राई होना महसूस होगा। तो अगर होता है ऐसा तो शनि के उपाय करिएगा, ये एक रेमेडी में अच्छा आप कह सकते हैं उपाय हो सकता है। सेकंड में वी कैन से कि भाई जिनकी मैरिज नहीं हुई है, रिलेशन एंड ऑल की तलाश के अंदर हैं, तो अगर मैरिज नहीं हुई है और कोई रिलेशन है, लेट्स टेक दिस सिनेरियो, तो आपको पर्सन जो है डेफिनेटली कोल्ड और ड्राई हो सकता है, क्योंकि शनि वहाँ पे ट्रांसिट कर रहा है, और आपको एक फियर सताएगा, आपको और आपके पर्सन दोनों को एक फियर सताएगा। एंड द फियर इज़ अबाउट मैरिज। इवन दो चार्ट इज 20-22 साल का, फिर भी वो फियर आएगा, क्योंकि शनि का गोचर ऑफ अ प्लैनेट जो कि बहुत बड़ा कार्मिक प्लैनेट है, काल का प्लैनेट है, तो काल का फियर, कार्मिक फियर सताने लगेगा। तो ये देखने को मिल सकता है। इफ़ यू आर समवन जो कि लुकिंग फॉर पर्सन है, देन आई वुड से शनि मीन्स प्रोफेशन साइड, जॉब साइड से कोई पर्सन जीवन में आ सकता है, और बहुत चेकिंग के बाद ही उसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड शनि मीन्स अ कार्मिक प्लैनेट। तो कुछ ना कुछ कार्मिक तो यहाँ होने जा ही रहा है। आप कहें कि बिन कार्मिक हो जाए ना, बिन कार्मिक तो साहब वर्क नहीं करेगा। तो शनि के उपाय करना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। पर्सन में शनि का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो रिलेशनशिप कैसे भी बना लीजिए उसमें थोड़ा कोल्ड होना, ड्राई होना देखने को मिलेगा। मेडिटेशन अगर करते हो, कम्युनिकेशन को बनाए रखते हो, तो फिर चीज़ें कंट्रोल में आ सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। इसी के साथ गाइज कमेंट जरूर करिएगा, Q&A इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेकेंड सेशन हम उसका करेंगे, एंड जो भी पर्सन कमेंट कर रहा है हम डेफिनेटली एक लकी विनर को निकालेंगे हर वीडियो के सेशन से। तो हो सकता है आपका नाम उसमें आ जाए, और एक सेशन या फिर कोई चार्ट रिपोर्ट और द वॉइस क्लिप, किसी मोड का कंसल्टेशन आपके साथ कनेक्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, कमेंट करते रहना है, इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना है, सारे रिजल्ट वहीं पे डिक्लेयर होंगे। थैंक यू गाइस।